चलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन है, एक बार कभी ट्राई करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है ए का पी, तुम लोगों ने किसी ने ट्राई किया, कोई सम नहीं आया तो पूछ भी सकते हो। हाँ, सी का एस, डी का क्यू। क्वेश्चन नंबर 2, ए का आर एस टी, बी का आर एस टी, सी का पी क्यू, डी का पी क्यू। तो मैंने कहा था आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करूंगा। नॉर्मली जेई मेंस में एक सम, जेई एडवांस में एक सम इसका आता ही है। ठीक है, टॉपिक दो टाइप में है, इसके कुछ टॉपिक रिलेटिवली इजियर हैं और कुछ टॉपिक इसके रिलेटिवली टफर हैं। ठीक है, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तुम्हारा क्या बोलते हैं, साथ में पैरेलली मैं प्रोबेबिलिटी चलाऊंगा। तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी का लिंक मिल चुका होगा। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन रहता है, नीचे सॉल्यूशन रहता है। पहले एक सेट ऑफ क्वेश्चन रहेगा, उसे मैं सॉल्व करूंगा और फिर उसके बाद और एक सेट ऑफ क्वेश्चन होगा, वो तुम्हें सॉल्व करने के लिए दूंगा। ठीक है, तो अगर इस लॉजिक से चलोगे तो मेरे ख्याल में ये वाला टॉपिक तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इसी टाइप से पहले खत्म कर दूंगा, एक्सरसाइज वाइज अपलोड करूंगा, बोर्ड एंट्रेंस दोनों का ही। मैं पहले प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग बोर्ड लेवल का खत्म कर दूंगा। 3D वाले में अगर अभी किसी को प्रॉब्लम है तो 3D संडे, परसों संडे वाला क्लास है 3D का, तो लिंक मांग सकते हो मुझसे। तो उस वाले क्लास में आ जाओगे तो 3D वहां पे हो जाएगा। 3D शुरू होगा उस दिन, हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो लिंक मांग 3D का वापस से तो नहीं करना होगा ना? नहीं, करने का जरूरत नहीं है। वो मैं जब यहाँ पे जब एंट्रेंस का दूंगा, एंट्रेंस का जब वीडियो अपलोड करूंगा तो बेसिक से ही शुरू करवा दूंगा। समझ में आया? रिवीजन, वो रिवीजन वाला मेरा काम है। मैं कह रहा हूँ कि अगर एकदम नहीं जानते हो तब आया समझ में। ठीक है, मतलब पहला 2 पेज मैं रिवीजन करवा दूंगा, उसमें उस चीज का चिंता नहीं है। तो शुरू करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज? हम जानते हैं कि बहुत हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ। बहुत सालों तक मैथमेटिशियन लोगों ने √(-1) को सॉल्व नहीं किया था, उसको बस एक नाम दिया था, उसका नाम आई है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हर समय a + ib के फॉर्म में दिखता है और i का वैल्यू √(-1) होता है। इस a को हम लोग, अगर इसको मैं z बोलूं तो a को मैं रियल पार्ट ऑफ z बोलता हूँ, केवल b को, हाँ i को नहीं, b को हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। हम जानते हैं कि जब हम z अगर a + ib है, z कोई एक नंबर है, z a + ib है, जिसमें अगर b केवल 0 होगा तब तुम z को प्योरली इमेजिनरी कहोगे, प्योरली रियल कहोगे, सॉरी प्योरली रियल, क्योंकि z केवल a के टर्म में होगा। अगर a 0 है तो z को हम लोग प्योरली इमेजिनरी कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी। केवल 0 + i0 जो है ये एक प्योरली रियल नंबर भी है और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है। यही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आता है। i का एक प्रॉपर्टी था, i का वैल्यू जब √(-1) है तो जब तुम i² करते हो तो ये -1 हो जाता था, i³ करते थे तो -1 × i² मतलब -i हो जाता है, और i⁴ का वैल्यू i² का होल स्क्वायर हो जाता है, तो ये 1 हो जाता है। तो इसलिए i का अगर मैं कोई भी बड़ा पावर कहता हूँ, i⁴, जैसे तुमसे 50 बोलता हूँ, तो क्योंकि इसे 4 के पावर में लेके आ जाओ तो ये 4 × 16 + 2 होता है, और i⁴ तो 1 होने के कारण केवल ये i² ही वैल्यू दे। रिमाइंडर इफ 50 इज डिवाइडेड बाय 4। तो इसीलिए कोई भी, अगर मैं तुम्हें कभी भी i⁴n निकालने बोलूं तो तुम इसे i⁴r लिख सकते हो, r इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यहाँ पे जिसको किसी को कुछ लिखने का मन है तो लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। स्टार्टिंग थ्योरी, क्योंकि देखो क्या है कि मैं ये मान के नहीं चलूंगा कि तुम हर बोर्ड लेवल के बाद एंट्रेंस लेवल शुरू नहीं करूंगा, थोड़ा सा बोर्ड लेवल करवाऊंगा।
मगर बोर्ड लेवल ऐसा करवाऊंगा जिसमें एंट्रेंस लेवल के सम्स हो जाए। हाँ, बोर्ड नहीं करूंगा, मगर ये तो स्टार्टिंग है इसलिए नहीं लिखने का मैंने मत लिखो, मगर मैं तब भी थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। मैं तुम्हारे iPad को तुम्हारे iPad टाइमर लगा। चलो आगे चलता हूँ। सर थोड़ा सा रुकिए। चलो सर 2 मिनट रुको। हाँ हाँ रवि को रवि हाँ बोल, कोई कुछ बोल रहा था, बोल। सर, आज जैसे आपने तो प्रोबेबिलिटी का दिया है, सर वैसे इंटीग्रेशन का भी वीडियो देंगे क्या सर? ओके इंटीग्रेशन तो पढ़ा दिया है, पहले सब कुछ खत्म हो जाए तो बाद में अपलोड कर सकता हूँ। ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया। Actually- पहले कोर्स, हाँ बोल। सर एक्चुअली इंटीग्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब करने में दिक्कत होता है इंटीग्रेशन, इसलिए सर। तो रूट ओवर का एक प्रॉपर्टी था कि नॉर्मली इसमें क्या गलती है, कई बार तुम ऐसा देखोगे कि 1 को तुम रूट ओवर 1 लिख सकते हो, इसको रूट ओवर ऑफ -1 इंटू -1 लिख सकते हो, -1 इंटू रूट ओवर -1 लिख सकते हो। तो आई इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 1 इक्वल टू -1। कहाँ गलती है? गलती इस स्टेप में है। गलती इस स्टेप में है कि रूट ओवर ए बी को तुम तभी अलग कर सकते हो इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी मस्ट बी पॉजिटिव। किसी एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर दोनों ही नेगेटिव है तब तुम ये काम नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव है तो तुम ऐसे ऐसे अलग नहीं कर सकते हो। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x1 प्लस आई y1 इक्वल टू x2 प्लस आई y2 दिया हुआ है तो रियल रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है। मतलब x1 इज इक्वल टू x2 होता है और y1 इज इक्वल टू y2 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3 टर्मिनोलॉजी का नाम है मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट। सबसे पहले कॉन्जुगेट देखते हैं। z अगर x प्लस आई वाई दिया था, जिसमें जब भी मैं ऐसा लिखता हूं तो एक्स वाई रियल होगा, तब z बार का वैल्यू x बार प्लस आई वाई वाई का बार इज x माइनस आई वाई। आई के आगे नेगेटिव साइन ले आना, मगर ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स वाई आपस में रियल हो। ये सब तुम लोग जानते हो, मुझे मालूम है, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे तुम z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट अगर करोगे तो ये Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। थोड़ा सा बोर करूंगा, हाँ थोड़ा देर के लिए बस, हाँ आफ्टर सम टाइम आई विल स्टार्ट द सम। हाँ, ये कॉन्जुगेट करोगे तो Z कॉन्जुगेट बाय Z2 कॉन्जुगेट, और 2 बार कॉन्जुगेट करोगे तो तुम्हें Z ही मिलेगा। नंबर 2 मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या था? अगर Z x प्लस आई वाई है, जहां पे x y का रियल होना जरूरी है,
तो मॉड जेड जो था वो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। तो मॉड जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखो, ये x प्लस आई वाई इंटू x माइनस आई वाई हो जा रहा है। मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो तुम बोलोगे मॉड जेड का स्क्वायर जो है वो जेड इंटू जेड बार है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कई बार यूज पड़ता है। सर थोड़ा ऊपर दिखाइए। किसी को कुछ करना लिखना है तो ठीक है, लिखिए लो। मैं फिर से थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, कुछ खास बात तो है नहीं इसमें तब भी। चलो आगे चलूं। यस सर। सर 5 सेकंड। सर हो गया। चलो तो मॉड्यूलस, तो एक्चुअली में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को टू डी प्लेन में भी लिख सकता हूं। जब तुम z को x प्लस आई वाई लिखते हो तो ये करस्पॉन्डिंग द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, इसे एफ एक्स ऑफ जेड भी कहते हैं। बस अब अंतर क्या हो जाता है, ये वाले एक्सिस को अब तुम रियल एक्सिस कहते हो, एक्स एक्सिस ही है, नाम बस चेंज हो जाता है, और इसे इमेजिनरी एक्सिस कहते हो। और ऐसे में तब इसे 2D प्लेन नहीं करके एर्गन प्लेन कह देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में। प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं है, सब सेम ही है। तो जब तुम ओपी को ज्वाइन करते हो, इसे पी ऑफ जेड लिख रहा हूं, जब मैं ओपी को ज्वाइन करता हूं तो ओपी का लेंथ मेरे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो मॉड जेड था। तो मॉड जेड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होगा, इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। तो वैसे सपोज मेरे पास दो पॉइंट है, z1 x1 प्लस आई y1, z2 x2 प्लस आई y2। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या होगा? ये मॉड ऑफ x1 माइनस x2 प्लस आई टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2 होगा, जिसे तुम रूट ओवर ऑफ x1 माइनस, क्योंकि रियल पार्ट को अलग करोगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करोगे। और इस चीज को अगर तुम एर्गन प्लेन में देखो तो क्या होगा, इसका मतलब तुम्हारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट पी x1 कामा y1 है और एक पॉइंट p2 x2 कामा y2 है। तुम इस डिस्टेंस का बात कर रहे हो, तो इसका मतलब मॉड ऑफ z1 माइनस z2 ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस between two points whose affix is P1 X1 is z1 and z2। किसी को लिखना है तो लिख लो।
जब 11th को टॉपिक कराता हूँ तो थोड़ा अलग तरीके से कराता हूँ, हाँ, क्योंकि यहाँ पे तुम पहली बार नहीं देख रहे हो ये सब चीजें, तो अब इतना सिंपल सम करा के बोर नहीं करूंगा, तो सिंपल थ्योरी एक बार खत्म करा देता हूँ, फिर बैठ के कुछ सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे चलूं? नो सर। सर थोड़ा पेशेंस रखो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बस, और हो सकता है कि 10-15 मिनट के बाद मजा आ जाएगा। मैं आज मिनिमम थ्योरी देना चाह रहा हूँ, मतलब ये रिवाइज करवा रहा हूँ बस, हाँ, नया कुछ नहीं देना चाहूंगा। आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि जो चीज हम लोग क्लास 11th से जानते हैं उससे कुछ पास्ट ईयर सम्स भी करवाऊंगा, कि पास्ट ईयर, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है, हाँ, वरना कॉम्प्लेक्स नंबर का एक हवा है, हाँ, तो इसीलिए मैं नॉर्मली पास्ट ईयर नहीं करवाता हूँ, मगर यहाँ पे कुछ पास्ट ईयर सम्स करवाऊंगा तुम्हें, ताकि तुम्हें दिखाऊं ये चीज के देखो पास्ट ईयर के सम्स कि 11th का जो हम कॉन्सेप्ट जानते थे उस कॉन्सेप्ट से हम पास्ट ईयर के कितने सम्स कर सकते हैं। उसके बाद बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखना है यहाँ पे, ठीक है, मगर 11th का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर कितना सम आधारित है, मगर डायरेक्टली वहां जाने से प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए बस एक बार प्रॉपर्टी तुम लोग को बताते हुए निकलना। आगे चलूं? यस सर। सर वो लास्ट में हुज वो एफिक्स, उसके बाद क्या रहेगा? एफिक्स, सर और प्लेन का नाम क्या है? आर्गेंट प्लेन। आर्गेन, ठीक है सर। चलो, तो मॉड के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। मॉड ऑफ Z1 Z2 जब तुम देखोगे तो तुम उसे अलग कर सकते हो। मॉड ऑफ Z1 Z2 में चीजों को अलग कर सकते हो, मगर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होता है ये इक्वल टू नहीं होता है, इज ऑलवेज, इसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। सब प्रूफ दूंगा, मगर अभी बस इसे बस लिख लो, क्योंकि अभी आज मैं हो सकता है इसका यूज ना करूं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का। मॉड Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। चौथा, तो मॉड Z निकालो या मॉड Z बार निकालो, बात बराबर है। सॉरी, 1 कहां से आ रहा है? मॉड। और पांचवा जो ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिया था कि मॉड Z स्क्वायर को तुम Z इंटू Z बार लिख सकते हो। कॉमन एक कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है, याद रखो जब तुम x रियल नंबर होता है तब जब तुम मॉड x लिखते थे तो ये माइनस x था अगर x नेगेटिव था, और ये x ग्रेटर देन, दिस वन इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हाँ, ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये देखो कॉन्सेप्टली तो दोनों ही डिस्टेंस है, ये नहीं, ये लाइन का डिस्टेंस कहता है, ये एक लाइन में डिस्टेंस कहता है, केवल लाइन में, ये रियल लाइन है, और ये पूरे प्लेन में डिस्टेंस कह रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, जो मॉडुलस ऑफ रियल नंबर वाला काम तुम यहाँ पे नहीं कर सकते कि मॉड Z को माइनस Z कर दो। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलना हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, वरना लंबा सम होने से फिर काफी देर रुकना पड़ता है।
चलो तो तुम्हें दो कॉन्सेप्ट दिखाया और एक कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब तुम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो पी ऑफ जेड और ऑरिजिन से जब ज्वाइन करते हो तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा थीटा। इस थीटा को, जो एंगल POX है, या यहां का डायरेक्शन मैंने XOP लिया है, इसे आर्गुमेंट ऑफ जेड कहते हैं। तो P अगर मेरे पास XY और मैं अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हूं, तब मेरा जो आर्गुमेंट होगा Y और Z, tan थीटा जो आर्गुमेंट होगा ये डायरेक्टली Y बाय X, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तरीका वो तो पता ही चल रहा है ना, उल्टा हो गया सब। ये tan थीटा, दिस इज नोन एज आर्गुमेंट ऑफ Z। क्या फायदा है इससे? अब मैं एक फॉर्म निकालूंगा। R को अगर मैं OP का डिस्टेंस ले लूं, मतलब ये कुछ नहीं है, ये मॉड Z है, तो X मेरे लिए R cos थीटा आ जाता है, Y मेरे लिए R sin थीटा आ जाता है, और तब Z को जब मैं X प्लस IY को चेंज करके R टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस I sin थीटा लिख सकता हूं, जिसे हम पोलर फॉर्म कहते हैं। और इसका अपना यूज है, किसी सब में इसी फॉर्म से ही सॉल्व करने से आंसर आता है। थीटा का जो रेंज है वो अलग अलग ऑथर अलग अलग लेता है। कोई ऑथर जो है वो थीटा का रेंज -π से लेके π तक लेके जाता है, और कोई ऑथर थीटा का रेंज 0 से लेके 2π तक लेके जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सम में तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मेन एग्जामिनेशन में ये हर समय दिया रहेगा कि कौन सा रेंज का बात क्या रहा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, मगर ये ज्यादा प्रिवेलेंट है, ये ज्यादा यूज ये होता है, ये ज्यादा यूज होता है, ये रियली यूज होता है। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे निकालोगे? सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज जेड √3 प्लस I है और मैं बोलूं कि इसका आर्गुमेंट निकालो, तो x का वैल्यू √3 है, y का वैल्यू 1 है, तो tan थीटा का वैल्यू y बाय x हो जाएगा, मतलब ये 1 बाय √3 हो जाएगा, तो थीटा जो हो जाएगा वो π/6 हो जाएगा। मैं बोलूंगा इसे पोलर फॉर्म में चेंज करो, तो r का वैल्यू हो जाएगा √x² प्लस y² तो 2। तो z जो तुम्हारे पास √3 प्लस I था, पोलर फॉर्म में अगर चेंज करोगे तो ये r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा हो जाएगा। r2 है, cos थीटा का वैल्यू cos π/6 प्लस I इंटू साइन π/6 होता है। किसी को लिखना है तो लिख लो। मैं सेकंड क्वाड्रेंट में अभी नहीं जाता हूं, पहले मैं कुछ सम सॉल्व कराना चाहता हूं। इस टॉपिक में मैं दोबारा आऊंगा। हाँ, अभी जस्ट मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बताया, लिखना है तो लिख लो। सम्स में जाते हैं, ज्यादा बेटर है। हाँ, क्योंकि उससे तुम्हारा काफी देर, आधा घंटा हो गया मेरे बकते बकते, तो इसलिए अब कुछ देर सॉल्व करवाऊंगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। सर बोलते जा। सर ये रेंज आया कहाँ से? क्या रेंज? नहीं, ये रेंज कहां से है मतलब क्यों? जब तुम थीटा का वैल्यू लोगे तो वो कहां से कहां तक हो सकता है? तुम जब ये थीटा को घुमा रहे हो तो ये कहां से कहां तक जा सकता है?
0 से 2 पाई। तो इसलिए ये आया। मगर तुम अगर ऐसा जाओगे, इसको अगर इस टाइप से लेके जाओगे तो ये पाई है, मगर ऐसे अगर ऐसा घुमाओगे तो क्या है? अच्छा -पाई। तो डिपेंड करता है, तुम दोनों में से कुछ भी एक ले सकते थे। आया समझ में? चलो आगे चलता हूँ, ठीक है। तो अब मैं कुछ सब्स करवाता हूँ। मेरे ख्याल में ये सब तुम लोग को याद होगा। जेड अगर तुम्हें कभी ऐसा दिखता था जैसे a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी, तो रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे? तो ये सब थ्योरी नहीं है, ये सब ट्रिक है। तो ट्रिक को हम लोग सम के साथ देखते हुए निकलेंगे, ठीक है। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ प्रॉब्लम। लेट z belongs to complex number and imaginary part of z is equal to 10 and it satisfies twice z minus n by twice z plus n is equal to twice I minus 1 for some natural number n. Then a n equal to 20, real part of z is equal to minus 10. b n equal to 40, real part of z equal to 10. c n is equal to 40, real part of z is equal to minus 10. d n equal to 20, real part of z equal to 10. So z belongs to क्या है वो? c मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। — 45 सेकंड दे रहा हूं सब लिखने के लिए। चलो आगे चलूं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इमेजिनरी पार्ट z है, तो रियल पार्ट ऑफ z निकालना है। तो क्या करूंगा? ऐसे में तो ये तो तरीका ही है। ऐसे सम का जो एल्गोरिथम है, ऐसे सम का एल्गोरिथम ही है कि टेक z इक्वल टू x प्लस आई वाई वाला सम। पहले वही सम करा रहा हूं अभी, जहां पे z इक्वल टू x प्लस आई वाई लेके तुम्हें सॉल्व करना, और कुछ नहीं करा रहा हूं, वही सम्स करवाऊंगा। हाँ, ऊपर एक एल्गोरिथम ही लिख सकते, ऊपर एक टाइप ही लिख सकते हो। कौन सा टाइप अभी करा रहा हूं? z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई वाला। तो z को अगर मैं x प्लस आई वाई लूंगा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्वाइस z माइनस n डिवाइडेड बाय ट्वाइस z प्लस n इज इक्वल टू ट्वाइस i माइनस 1। So this implies twice z minus n is equal to twice I minus 1 multiplied by twice z plus n. This implies type compare real and imaginary part वाला टाइप। तो 2 z के बदले अब मैं क्या डाल सकता हूं? और y का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में मेरे ख्याल में। Here y का वैल्यू दिया हुआ है क्या? 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं ज्यादा अच्छी तरह से z को लिख सकता हूं। therefore z is equal to x plus I multiplied by 10 होगा। तो 2 times of x plus I multiplied by 10 minus 1 equal to twice I minus 1 multiplied by 2 times of x plus I into 10 plus n। n रियल नंबर है
तो ये ट्वाइस एक्स माइनस एन को रियल नंबर को एक साथ करो, इमेजनरी इंटू 20, हर समय रियल और इमेजनरी पार्ट को तुम एक साथ करोगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे जब तुम करोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस आई माइनस 1, इसमें भी रियल और इमेजनरी पार्ट को एक साथ कर देता हूँ, तो रियल पार्ट जो मेरे पास होगा वो यहाँ पे ट्वाइस एक्स और एन दोनों मिला के होगा, तो ये ट्वाइस एक्स प्लस एन प्लस आई इंटू 20, तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस एक्स माइनस एन प्लस आई इंटू 20 का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा। इसका रियल पार्ट कब मिलेगा? रियल पार्ट तब मिलेगा जब रियल नंबर रियल के साथ मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेगा, 1 2 तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस एन, मैं जब आई मल्टीप्लाई करेगा तब भी वो आई स्क्वायर हो जाता है, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 40 आई स्क्वायर, 40 आई स्क्वायर माइनस 1 है, इसलिए माइनस 40 प्लस आई। अब इमेजनरी पार्ट क्या क्या होगा, आई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हें एक आई मिल रहा होगा, तो ये आई मैंने बाहर ले लिया है, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस ट्वाइस एन माइनस 20। अब अगर दोनों साइड तुम रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करोगे, क्या तुम्हें कुछ मिलेगा? अगर मैं कंपेयर करूं रियल और इमेजनरी पार्ट तो क्या मिलेगा? ट्वाइस एक्स माइनस एन का वैल्यू अगर मैं रियल पार्ट कंपेयर करूं तो माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस एन माइनस 40, तो ट्वाइस एक्स माइनस एन इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस एक्स माइनस एन माइनस 40, मतलब 4x इज इक्वल टू माइनस 40, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 10। और अगर मैं इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करूं तो 20 इज इक्वल टू 4x प्लस ट्वाइस एन माइनस 20, तो 40 इज इक्वल टू 4x प्लस ट्वाइस एन, x का वैल्यू माइनस 10 है, तो 40 इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस ट्वाइस एन, तो n का वैल्यू 40, तो n 40 x माइनस 10 ऑप्शन में है, x n 40 x माइनस 10 ऑप्शन नंबर सी। ये जेई मेंस का समय 2019 का। मैं नॉर्मली पास्ट ईयर नहीं करवाता हूं, मगर आज मैं करवाऊंगा। जब भी मैं क्लास 11th का टॉपिक करवाता हूं तो मैं कुछ पास्ट ईयर पहला क्लास में ऐसा ही लेता हूं, तो तुम बोलोगे सर आप चुन के वो सम ला रहे हो जो हो पाएगा, अरे वही लाऊंगा ना, अब मैं बैठ के तुम्हें थोड़ी ना वो सम कराऊंगा जिसमें रोटेशन मेथड लगने वाला है, वो तो जब रोटेशन कराऊंगा तब। तो आज के क्लास में मैं कुछ पास्ट ईयर तुम लोगों के साथ करना चाहता हूं ताकि तुम्हें मोटिवेट कर पाऊं कि देखो मैं चुन के ला रहा हूं सम, मैं खुद कह रहा हूं, मैं जो कहता हूं कि यूट्यूब में वो सम लोग चुन के लाते हैं जो 10 सेकंड में सॉल्व हो सके, इस सम को कोई 10 सेकंड में सॉल्व करके दिखाए ना मान जाओ, तो वैसे मैं भी चुन के लेके आया हूं, मगर ये मोटिवेशन के लिए लेके आ रहा हूं ताकि तुम कल सुबह उठ के तुम सोचो कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर मुझसे बनेगा, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सम्स आते हैं वो मुझसे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट सम नहीं आता है, हर समय आसान सम नहीं आता है, मैं चुन के लेके आ रहा हूं, लिखना है तो लिख लो, गिविंग यू द टाइम 3 मिनट। आज मैं बस तुम्हें मोटिवेट करना चाह रहा हूं कि क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है तुम्हें, वरना क्या होगा ना कि अभी तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना नहीं पढ़ोगे, ऐसे भी बहुत लोग नहीं पढ़ोगे, क्लास 12 में कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ोगे अभी? Ini sabol bile ki demek ki bisi na isi par bon sabol eta kong kai
क्या बोलते हो, ये बनने लायक सम था या नहीं? यस सर। सम का लंबा ही नहीं देखो सर, लंबा है ये। हाँ चलो सर वहाँ आगे पे चलो। सर लास्ट में इमेजिनरी में वो 4x है ना? हाँ 4x है, कंपेयर किया मैंने ये। हाँ। आगे चलूं? थोड़ा सा है। सर हो गया। आगे चलूं? चलो प्रॉब्लम फॉर a complex number z, let real part of z denotes real। हर एक चीज लिखने का जरूरत नहीं है, तुम भी जानते हो क्या होता है। 2 मिनट का। let S be the set of all complex number z satisfying z to the power 4 minus mod z to the power 4 is equal to 4 into I into z square, where I is equal to root over minus 1. Then the minimum possible value of mod z1 minus mod z2 whole square, where z1 z2 belongs to S, real part of z1 greater than 0, real part of z2 is less than 0. सम एक बार लिख लोगे? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलूं आगे? लिख लो आराम से। आगे चलूं? यस सर। यस सर। सम को पहले समझते हैं। लेट S be the set of all complex numbers z satisfying, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी। पहले सम को समझने का कोशिश करते हैं। पेस्ट। लेट S be the S वो नंबर है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो इससे निकाल लेंगे एक्स वाई लेके, क्योंकि टाइप तो वही है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था इसका मतलब क्या होता है। z1 माइनस z2 का मॉड ऑफ z1 माइनस z2 जो है ये AB का डिस्टेंस होता है, नहीं क्या? जहां पे A z1 है, B z2 है, ये बताया गया था। अच्छा, 2 कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस किसके अलोंग लाई करता था? AOD में बताया था कुछ। कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल और जो कभी कभी हम लोग इंस्पेक्शन से भी निकाल लेते थे, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूं। तो ये मुझे सबसे पहला मेरा केस ये है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये
यहाँ पे मैं x और y के बीच में ऐसा क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ? तो x y के बीच में रिलेशन निकालने के लिए एक काम करता हूँ, z⁴ माइनस मॉड z⁴ को देखो, एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, z को x प्लस आई वाई डालेगा और इसमें पुटअप करोगे तो ये x प्लस i⁴ माइनस मॉड ऑफ, ये काफी लंबा होगा या नहीं, बाइनोमियल से तुम सॉल्व कर सकते हो मगर काफी लंबा होगा नहीं क्या? यस सर। तो ये नॉट डिजायरेबल है, नॉट डिजायरेबल है। ठीक है, मैं एक तरीके से थ्योरी दे रहा हूँ, मैं फिर से ये कह रहा हूँ, ये तुम बाद में नहीं बोलोगे सर ये पास्ट ईयर है कैसे दिमाग में आया, मैं थ्योरी ही तुम्हें दे रहा हूँ, पास्ट ईयर क्या उससे दे रहा हूँ ताकि तुम मोटिवेट हो। कोई दूसरा सम कराऊंगा ताकि मैं जब बाद में अभी यहाँ पे लिखूं कि ये कब आया हुआ है तो तुम्हें एक मोटिवेशन हो कि हाँ अरे ये सम तो ऐसा लग रहा था कि हो जाता। मुझे वही तुम्हारे अंदर से वो जिज्ञासा को जगाना है। ठीक है, ये नॉट डिजायरेबल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मॉड जेड को तुम कुछ लिख सकते हो, मॉड जेड होल स्क्वायर को हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ याद आ रहा है? बोलोगे तो अच्छा लगेगा, बोल सकते हो, हल्ला होने Z सकता। Z into Z. Z into Z part. ये लिख के क्या फायदा हुआ? कि जेड स्क्वायर Z square common. तो तुम्हारे पास क्या रह गया? Z square minus conjugate Z square. इज इक्वल टू 4i इंटू जेड स्क्वायर को कैंसिल करो तो एक पॉसिबिलिटी है कि जेड स्क्वायर 0 है, मतलब जेड 0 है। सर वो ब्रैकेट के बाहर तो स्क्वायर क्यों? बाहर बोलो। तो ब्रैकेट के बाहर की स्क्वायर है। ओ सॉरी, मैंने गलती किया, ये स्क्वायर, सॉरी वो मेरी गलती है। तो जेड तो 0 नहीं हो सकता है, क्यों? यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, रियल पार्ट ऑफ जेड गिवन है। ठीक है, ये तो गिवन ही है कि रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 बोल रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो जेड स्क्वायर माइनस जेड बार को मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस जेड बार इंटू जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 4i। जेड को लिख सकता हूँ x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो ये प्लस आई वाई इज इक्वल टू 4i। तो दिस इंप्लाइज आई वाई कैंसिल करो, ट्वाइस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल करो, ट्वाइस आई वाई इज इक्वल टू 4i, आई कैंसिल करो, 4 4 कैंसिल करो, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। कोई बोलेगा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स वाई इक्वल टू 1 rectangular. क्या रिप्रेजेंट करता है ये? हाँ अरे जोर से बोलो यार। हाँ, रेक्टेंगुलर Rectangular hyperbola. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स वाई इक्वल टू 1 जो है ये हमारा ऐसा रिप्रेजेंट करता है कर्व। ये सब ये और ये। अब कह रहा है कि तुम्हारे पास 2 पॉइंट है, एक Z1, तो ये मेरे पास S है, मतलब S रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब AOD आ गया। Z1 ऐसा नंबर है सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 ग्रेटर देन 0 है, और Z2 ऐसा नंबर है कि रियल पार्ट ऑफ Z2 लेस देन 0 है, और तुम्हें मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो Z1 अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, ये यहाँ का कोई पॉइंट है A। Z2 रियल पार्ट ऑफ Z2 लेस देन 0 है तो नेगेटिव पॉइंट है, तो B यहाँ का पॉइंट है। कभी कभी कर्व को जरा देख के बोल सकते हो कि कहाँ पे ये मिनिमम होगा। कॉमन नॉर्मल दिखने से एकदम बीच में. x इक्वल्स टू ये वाले लाइन के साथ नहीं। मैंने AOD में ऐसा एग्जाम करवाया था रे। ठीक है, कि कभी तुम बोलोगे सर इंस्पेक्शन से नहीं निकालना है, तब तो यार बहुत लंबा AMGM लगाओ। हाँ, तो ये वाला लाइन मेरे पास y इज इक्वल टू x था, ये लाइन xy इज इक्वल टू 1 था, तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया अगर सॉल्व करोगे तो 1 and 1 1 and 1 1 कॉमन, और B वाला पॉइंट क्या आ गया? minus 1 माइनस 1, क्योंकि ये कॉमन नॉर्मल है, मुझे दिखने से लग रहा है ये कॉमन नॉर्मल है, ये बेसिक इंस्पेक्शन है। हाँ, क्योंकि इतना तो करना पड़ेगा, इतना चीज तो सीखना पड़ेगा, तो इतना तो जानना पड़ेगा। AB इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है, इज इक्वल टू रूट ओवर 8। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8। तो ये मिनिमम वैल्यू होगा।
किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। ये तुम्हें जानना होगा क्योंकि जिस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, ये अगर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है जो इस साल आया था, लिखना है तो लिख लो। तो एडवांस है तो कोशिश तो इसमें तो थोड़ा टिपिकल हो गई, मगर लॉजिक क्या लगा, मैं ये मेरा ये कहना है, एओडी ठीक है, एओडी तो सीख लिया है हमने, मगर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लॉजिक लगा, ब्रेकआउट वाला। मगर वही है कि यहाँ पे थोड़ा बुद्धिमानी से ब्रेकआउट करना पड़ा। और आज जो एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि आया है उनका ना कि तुम बोलो क्या चाहते हो, ज्यादा खुश मत होना, हाँ कुछ होने वाला नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा, जो गवर्नमेंट सोच रहा है वही होगा, ठीक है। इस बार जब नीट का एग्जाम हो रहा था तो आधे से ज्यादा बच्चे चाह रहे थे कि एग्जामिनेशन ना हो उस वक्त, मगर एग्जामिनेशन हुआ तब भी। तो इसलिए ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट तुम्हारा बात सुनने वाला है, कोई तुम्हारा बात नहीं सुनेगा। मैं ये इस गवर्नमेंट का बात नहीं बोल रहा, मैं हर गवर्नमेंट का बात बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अगर कोई भी नहीं सुनता है, हाँ तो कोई तुम्हारे बात सुनने वाला नहीं है, वो उनका ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो कब एग्जामिनेशन लेने वाला है, ठीक है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। बाकी सब नौटंकी है। सर थोड़ा नीचे लीजिए तो। पॉसिबल भी नहीं है सुनना, ये बात भी है, मगर तब भी कोई ठीक है, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, मगर चीज वो होता नहीं है, ठीक है। और चीजें तो धीरे धीरे तो चीजें जिस स्तर में जा रहा है कहना मुश्किल है, ठीक है। पीसीसीआई प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, वो आके ड्रीम 11 एक बैटिंग कंपनी का ऐड कर रहा है, मतलब हद है। सर हाँ अभी देखो क्या होता है, अल्टीमेटली सबसे अच्छी बात है कि एटलीस्ट ये बता देता कि तुम लोग का एग्जाम कब होने वाला है, कुछ क्लियर ही नहीं है क्या होगा। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था, आगे चलूं? तो सर थोड़ा बाकी है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है। आगे चलूं? चलो, प्रॉब्लम
थोड़ा सा एक थ्योरी भी बताता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब तुम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हो तो सपोज मुझे a प्लस आई बी निकालना है, तो तुम इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दो। मगर बाहर जब निकलता है तो यहाँ पे दो केस होता है, प्लस माइनस। हाँ, जब भी तुम स्क्वायर रूट से बाहर चीजों को निकालोगे, यहाँ पे तुम्हें हर समय दो केस लेना होगा। जैसे अगर मैं तुमसे कभी प्रॉब्लम पूछता हूं कि तुम स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 इंटू रूट ओवर माइनस 54 निकालो, तो दो तरीके से है। मैं परफेक्ट स्क्वायर से पहले तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने प्लस माइनस क्यों लिया। हाँ, मतलब मुझे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर चाहिए 3 प्लस 2 इंटू, बाहर क्या निकलेगा रे, तुम्हारे पास रूट ओवर माइनस 54 है तो 9 से 3 बाहर निकल गया और रूट ओवर ऑफ माइनस 6 हो गया, 18 रूट। तो इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3 प्लस 2 3 जा 6 रूट 6 आई, ये निकला। तो अगर ये x प्लस आई वाई है तो मुझे x और y निकालना है। अगर ये x प्लस आई वाई है तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 3 प्लस 6 रूट 6 आई का वैल्यू मेरे पास होगा x प्लस आई का होल स्क्वायर। इसका मतलब 3 प्लस 6 रूट 6 आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देगा जो रियल पार्ट है, प्लस 2i एक्स वाई। अगर दोनों साइड कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 3 आएगा रियल पार्ट को अगर कंपेयर करोगे, इमेजिनरी पार्ट को अगर कंपेयर करोगे तो 2xy का वैल्यू 6 रूट 6 आएगा। यहां से y का वैल्यू अगर निकालोगे तो ये 6 रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ट्वाइस x आ जाएगा, मतलब ये 3 रूट 6 बाय x होगा। ये वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 6 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 9 6 54 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 54 इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब x टू द पावर 4 माइनस 6 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 54 इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9 कॉमन ले लेता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 0 आएगा। मगर एक्स तो रियल है रे, तो क्या 0 होगा, क्योंकि एक्स वाई तो रियल है ना। एक्स वाई अगर रियल है तो इससे एक ही पॉसिबिलिटी होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो माइनस 6 नहीं हो सकता रियल नंबर के लिए, क्योंकि एक्स वाई तो रियल है, जेड कॉम्प्लेक्स है। तो एक्स का दो वैल्यू मिला, एक बार 3 और एक बार -3। y का वैल्यू कहां से मिलेगा, तो y का भी तो दो वैल्यू मिलेगा ना रे, क्योंकि y का वैल्यू था तुम्हारे पास 3 रूट 6 डिवाइडेड बाय x। तो y इज इक्वल टू ये तुम्हारे पास 3 रूट 6 डिवाइडेड बाय 3, अगर x का वैल्यू 3 है तो z का वैल्यू x प्लस आई वाई, मतलब 3 प्लस आई इंटू रूट 6। मगर अगर x का वैल्यू तुम -3 लोगे तो y का वैल्यू माइनस रूट 6 आएगा, तो z का वैल्यू -3 माइनस आई रूट 6। तो ध्यान से देखो, तुमने जो रूट ओवर ऑफ 3 प्लस 6 रूट 6 आई का वैल्यू जब लिखा तो दो वैल्यू आया, 3 प्लस आई रूट 6 नहीं तो -3 माइनस, और दोनों ही वैलिड है। ये ऐसा नहीं है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसीलिए 3 प्लस 6 रूट 6 आई का दो वैल्यू होता है, प्लस माइनस ऑफ, दिस इज नॉट अ फंक्शन, इसके दो ब्रांचिंग फंक्शन होते हैं, प्लस माइनस ले लोगे तो दिस इज नोन एज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मगर तुम इसे बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते थे, इतना काम नहीं करके तुम ये काम भी कर सकते थे बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर तुमसे रूट ओवर ऑफ 3 प्लस 6 रूट 6 आई का वैल्यू पूछता मैं, तो थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाते तो 3 प्लस 2 इंटू 3
इंटू √6i। तुम्हारा मेन एम है कि तुम्हें इसको कुछ ऐसा लिखना है कि ये तुम्हारे पास x² माइनस y² प्लस ट्वाइस आई xy हो जाए, ताकि परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए। ये माइनस क्यों चाहिए सर? माइनस इसलिए चाहिए ताकि ये प्लस IY का होल स्क्वायर हो जाए। तो अब जरा सोचो कि तुम्हें कंपेयर ये करना है, ये जो 2xy है यहां से निकलेगा। तो जरा सोचो कि अगर तुम 3 का होल स्क्वायर प्लस √6i का होल स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा रे, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। 3 3 जा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, जो 3 यहाँ पे है। इसका मतलब तब तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, √3² प्लस √6 का i होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √6i। तो मुझे हेल्प करोगे, क्या होगा तब? ये √3 प्लस √6i का होल स्क्वायर, तो बाहर आके क्या निकलेगा? प्लस माइनस। तो ये ज्यादा आसान है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो भी लिखने का मन है लिखो। ठीक है, तो ये मैं ऊपर वाला भी दे रहा हूँ लिखने का टाइम, हाँ ऐसा नहीं है नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इस पेज के लिए मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कहीं डाउट है तो बोलोगे। तो स्क्वायर रूट निकालने का ये एक तरीका है, मतलब अल्टीमेटली वही है, यू विल कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, चीज तो वही है जो मैं करवा रहा हूँ। सर वो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट लाइन में वो क्या क्या बताया था आपने? √a प्लस IB से जब भी तुम परफेक्ट स्क्वायर से बाहर निकालोगे, हर समय बाहर प्लस और माइनस दोनों ही देना होगा। ओके सर। हर समय तुम बोलोगे सर क्या नीचे प्रूफ करके दिखाया, आया समझ में? मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रूट ओवर है वो सिंगल वैल्यू फंक्शन नहीं है, वो मल्टीपल वैल्यू फंक्शन है, वो 2 वैल्यू देता है। अगर √a प्लस IB तुमको अगर 2 माइनस 3i देता है तो इसका मतलब √a प्लस IB और एक चीज होगा, क्या होना ही पड़ेगा? क्या -2 -2 3i। होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। हाँ, तो प्लस माइनस तो होना ही पड़ेगा ये काम। किसी को लिखना है तो लिख लो। सर एक बार पिछले वाला पेज दिखाइए। कौन सा? सर पिछले वाला। पहले ये लिखने का टाइम दे दो, फिर दे रहा हूँ पिछले वाला पेज। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है, पहले ये एक बार ये लिख लो ये आराम से। ठीक है, उसके बाद पिछले वाले पेज में आज प्रोबेबिलिटी वाला क्लास किसी ने देखा था? अब किसी ने तो देखा है, मुझे बोला है। देखना रे, एक टाइम बनाओगे बनाने का। हाँ, एक टाइम बनाओगे देखने का। हाँ, क्योंकि मैं अपलोड करते जाऊंगा, वो अब तुम्हें वो टाइम निकालना होगा करने के लिए। हाँ, जैसे भी करके निकाला। चलूं आगे, और नीचे तो बाकी है बहुत कुछ। डायरेक्ट लिख सकते हो रे बहुत कुछ तुम लोग। हाँ, देखो इस पेज के लिए फिर 1 मिनट दे रहा हूँ। सर नीचे
फिर हो गया। दो मिनट। चलो, ये सम कर क्यों करवा रहा था वो प्रॉब्लम। The imaginary part of 3 plus 2 root over of minus 54 to the power half plus minus 3 minus 2 root over of minus 54 to the power half is a minus 2 root 6, b 6, c root 6, d minus root 6. Solution. चलो, तो तुमने अभी देखा कि 3 plus 2 root over minus 54 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा था, प्लस माइनस ऑफ, अभी हमने देखा था 3 रूट 6 आई। तो अगर मैं इसका मतलब अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये था ना 3 प्लस 2 इंटू क्या, 2 इंटू मतलब 6 रूट 6, इसका मतलब हो गया 6 रूट 6 आई होल टू द पावर हाफ का वैल्यू था प्लस माइनस 3 प्लस रूट 6 आई। तो मुझे बोलोगे 3 माइनस 6 रूट 6 आई का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्टली बोल सकते हो। माइनस प्लस 3 प्लस, अगर कॉन्जुगेट लोगे तो इमेजिनरी पार्ट चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट का चेंज होता है, तो ये प्लस माइनस चेंज नहीं होगा रे, 3 माइनस प्लस रूट माइनस 6 चेंज होगा 3 माइनस 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 रूट 6 है। तो इसलिए अगर तुम अब अलग अलग केस लोगे, अगर तुम प्लस वाला केस ले लेते हो तो 3 प्लस 6 रूट 6 आई का होल टू द पावर 1/2 का वैल्यू तुमने लिया 3 प्लस रूट 6 आई, और 3 माइनस 6 रूट 6 आई का होल टू द पावर हाफ का वैल्यू तुमने लिया 3 माइनस रूट 6 आई। तो जब तुम ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इसे a ले लेता हूं, इसे b ले लेता हूं, तो अगर मुझे a माइनस बी करना है तो a माइनस बी इजिकल टू 2 रूट 6 आई। और एक केस था क्या, अगर मैं नेगेटिव वाला लेता हूं तो a मतलब 3 प्लस 6 रूट 6 टू द पावर हाफ, नेगेटिव वाला लूंगा तो माइनस 3 माइनस रूट 6 आई, और b का वैल्यू 3 माइनस 6 रूट 6 आई का होल टू द पावर 1/2, तो ये माइनस 3 प्लस रूट 6 आई, और तब a माइनस बी जो होगा माइनस 2 रूट 6 आई। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है, कैन बी कह रहा है रे, सॉरी 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 सॉरी, इज नहीं है रे, एक्सट्रीमली सॉरी, कैन बी है क्वेश्चन में, कैन बी कह रहा है तो सही है, मल्टीपल चॉइस होना चाहिए था, मगर इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, नहीं ये नहीं आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये वाला, माइनस 2, तो माइनस, तो ये आ गया। ये इस साल का जेई मेंस 2019 का सम है, सॉरी 2020, इस साल का सम है 2020, ठीक है। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं, नो सर। चल सो लास्ट है।
सर हाँ बोल दे जा। एक बार प्लस और एक बार माइनस नहीं ले सकता, मतलब पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का माइनस? वो भी पॉसिबल है, क्योंकि मतलब ये तो मतलब इसका ये कॉन्जुगेट है ये, मगर क्योंकि तुम कॉन्जुगेट ले रहे हो ना, तो इसलिए मैंने वो वाला केस नहीं लिया। मतलब ये इसका कॉन्जुगेट के टर्म में आ रहा है तो मैंने फिक्स कर दिया। हालांकि वो नहीं है, तुम्हें 4 केस तुम ले सकते हो, प्लस 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 माइनस, माइनस प्लस का कॉन्जुगेट लो और माइनस माइनस का ले सकते हो, पर अल्टीमेटली इसी के बीच में रिवॉल्व करेगा, 2√6 के बीच में। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे चलता हूं। आगे चल रहा हूं, ठीक है। चलो, प्रॉब्लम इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, वर्गन प्लेन का है, इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन Z1 is equal to √3 plus I and Z2 is equal to √3 minus I, B, two adjacent vertices of n-sided regular polygon centered at origin, then n equal to A4, B6, C8, D12। सॉल्यूशन एक बार लिख लोगे? 45 सेकंड, 1 मिनट ही दे रहा हूं सब लिखने के लिए। चलो आगे चलूं। Yes, तो sir. ये इसमें 2 एफिक्स है क्या? इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन ये Z1 वाला कौन सा पॉइंट होगा? √3 प्लस I, तो ये पॉइंट होगा √3, 1। Z2 वाला √3 माइनस I, तो Q कौन सा पॉइंट होगा? 3, -1. -1 with the two adjacent vertices of n-sided regular polygon। अब रेगुलर पॉलीगॉन में तुम क्या जानते हो? रेगुलर पॉलीगॉन अगर है, सपोज ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तो अगर तुम ये ज्वाइन करोगे सेंटर के साथ, तो ये एंगल कितना होगा? ये टोटल कितना था? टोटल 2 पाई, तो ये एंगल होगा 2 पाई pi/n। डिवाइडेड बाय 2 pi/n। इस क्वेश्चन में अब कह रहा है कि P का जो वैल्यू है वो √3, 1 है और Q का जो वैल्यू है वो √3, -1 है। तुम ये एंगल अब निकाल सकते हो, मगर मेरा कहना है कि अगर तुम ओरिजिनल डायग्राम बनाओ, इतना सुंदर है कि कभी कभी ओरिजिनल डायग्राम तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर तुम ओरिजिनल डायग्राम बनाओगे तब तुम्हारे पास आएगा कि P जो है वो ये पॉइंट है √3, 1 और Q जो है वो एग्जैक्टली नीचे वाला पॉइंट हो गया √3, -1। तो अभी मैंने आर्गुमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था उससे ये एंगल कितना आया? 30। pi/n। ये इस टाइप से जा रहे हैं 30 डिग्री, और ये एंगल कितना आया? 30। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 60। और ये 60 किसके इक्वल होगा?
ऊपर के अगर ये एन साइडेड पॉलीगॉन है, अगर एन साइडेड पॉलीगॉन है तो तुमने ऊपर में देखा एंगल POQ जो है वो 2 पाई बाय एन है, और यहाँ पे 2 पाई बाय एन कितना है 30 + 30 60, मतलब कितना π/3। पाई एन का वैल्यू कितना आ गया बोलो 6। ये KVPY का सम है 2017। अब मैं थ्योरी शुरू कर रहा हूँ थोड़ा। हाँ तो थोड़ा सा करवा दिया समूह, तो अब मैं फिर से थ्योरी में जा रहा हूँ। हाँ क्योंकि ऐसा करने से तो फिर कोर्स खत्म नहीं होगा, तो मैं थ्योरी में जा रहा हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखो मैंने KVPY का इस साल का सम देखा, यूलर फॉर्म लगता है। इसके 2018 का सम देखा, 2018 के सम में भी तुम्हें पोलर फॉर्म लगेगा, जो वो अभी तक करवाया नहीं है, डी मॉर्विस थ्योरम। तो इसीलिए इस वाले को पकड़ा उसके बाद मैंने, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे ये ठीक है। तो अगर मैं आज 2020 में बैठ के 2017 का सम करा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि 18-19 में जो सम आया वो अभी तक हम लोग नहीं कर सकेंगे। अभी तक मैंने वो चीज नहीं सिखाया है तुम्हें। तो मतलब मैं ये तुम्हें फुसला नहीं रहा हूँ, मगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हर जगह हमें ऐसा सम मिलता है। मतलब 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा चीज नहीं है कि एकदम बाप रे बाप क्या चीज हुआ नहीं है। हाँ टाइम लग सकता है करने में। चलो, और उसके लिए अब थ्योरी देना शुरू करूंगा। अब थ्योरी देना शुरू करूंगा लगातार कुछ दिन तक। इसका DPP भी दूंगा 1-2 बार, ठीक है। आगे चलूं? यस सर। तो ऊपर क्योंकि सम के साथ करा रहा था, थ्योरी के साथ नहीं करा रहा था, अब मैं थ्योरी अपना शुरू कर रहा हूं। ऊपर वाला मोटिवेशन था, थ्योरी। तो एक टाइप है जिसमें पुट z = x + iy एंड कंपेयर, ये एक टाइप है। प्रॉब्लम: if z is a complex number satisfying z² minus 3 + iz plus m plus 2i = 0, where m belongs to R. Suppose equation has real roots, then find the root. Solution: चलो फॉर 30 सेकंड दे रहा हूँ, लिख लिया 30 सेकंड पर। सर हाँ बोलते जा। वो इक्वेशन क्या है? z² - 3 + iz plus m plus 2i, वो 3 है, ब्रैकेट में 3 है। आगे चलूं? चलो, तो क्या करूं बोलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सपोज इक्वेशन हैज रियल रूट। तो अगर इक्वेशन रियल रूट है तो इसका मतलब है कि क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास जो इक्वेशन है वो 3 + i, तो क्या क्या कर सकते हो? तो m + 2i = 0। तो इसका मतलब है, मेरा कहना है कि वो रूट कैसा दिखेगा? वो रूट को मैं ले सकता हूं z = x, जहां पे x एक रियल नंबर है, और ये इसे क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा x² - 3 + ix plus m + 2i = 0। तो देखने से लग रहा है रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर सकते हो। प्लस i टाइम्स ऑफ
-3x + 2 = 0। तो क्या क्या जीरो होगा? अगर ये जीरो है तो ये जीरो और ये जीरो, अगर ये जीरो तो इससे x का वैल्यू आ गया कितना, तो ये इसमें डाल दो तो इससे किसका वैल्यू आ जाएगा बोलो? m m का। तो m तो पूछ नहीं रहा है, रियल रूट ही पूछा है, तो x ही आने से हो जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये एक थ्योरी है, मतलब क्लास में मैं ये सम करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद ऊपर जहां पे मैं zx + iy डाल रहा था, तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि वो ये एक टाइप है जहां पे ये डालना होता है। लिखना है तो लिख लो। मैं हाँ 2 मिनट में आ रहा हूँ। सर हो गया। हाँ 2 मिनट। चलो, मगर हर समय ये चीज नहीं, कभी कभी हम लोग ये भी लगाते हैं। हाँ, और एक ट्रिक हम जानते हैं कि अगर z एक प्योरली रियल नंबर है तो z केवल x जैसा दिखेगा प्लस i × 0, इसलिए z बार भी जो होगा वो तो 0 के साथ तो मीनिंगलेस है ये, मतलब z = z बार होता है। दोनों ही, हाँ मतलब दोनों साइड में है ये। z इज प्योरली रियल, ऐसे भी जा सकते हो ऐसे भी जा सकते हो, z = z बार, नंबर 1। नंबर 2, z is purely imaginary, z = -z बार। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर एक सम कराऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए ना ज्यादा, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब मेहनत करते जाओ। हाँ, ये मतलब पॉसिबल भी नहीं है कि गवर्नमेंट सबका सुन के वो काम करे कि हाँ उन्होंने कुछ मांगा है, मगर देखो 30% कम भी किया, मगर एक्सपेक्टेशन रखना गलत है कि हाँ कुछ वैसा होगा, उन लोग कुछ कर पाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी एक डिसाइडेड फॉर्मेट होता है उन लोग कमिटी का, वो हाँ मतलब पैंडेमिक सिचुएशन पहली बार आया है, किसी कोई जानता ही नहीं है कि कैसे इसे डील किया जाए प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। तो कभी कभी ये वाला लॉजिक लगता है, इफ अल्फा इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट such that alpha z² plus z plus alpha bar equal to 0 has a real root, then
which of the following is true? Option number A, alpha plus alpha bar 1, alpha plus alpha bar 0, alpha plus alpha bar minus 1. The absolute value of real root is 1. किसी को लिखना है तो लिख लो, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसे यहाँ पे लिख रहा हूं। ABCD, the absolute value of real root is 1. लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो आगे चल रहा हूं। इफ अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट सच दैट, देखो एक तो z इज इक्वल टू x और अल्फा को वो लेके भी कर सकते हैं मेरे ख्यालों में, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि दोनों तरीके से देखते हैं, हाँ क्या जाता है इसमें। लेट अल्फा बी द कॉम्प्लेक्स, मगर मुझे कुछ सिखाने का मन है, पहले वो सिखाता हूँ। तो कह रहा है क्या कि ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन का एक रियल रूट है। तो कई बार रियल रूट जब देखते हो, ऐसा रियल रूट देखते हो, तो जो एल्गोरिथम दे रहा हूं वो दे रहा हूं थिंक अबाउट कॉन्जुगेट, थिंक अबाउट कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट के बारे में जब सोचोगे तो तुम्हें कुछ चीजें समझ में आएगा। प्लस अल्फा बार इक्वल टू 0, मेक इट नंबर 1। टेक कॉन्जुगेट, तो अगर कॉन्जुगेट लोगे तो अल्फा जेड स्क्वायर का बार प्लस जेड बार प्लस अल्फा बार 0, तो अल्फा बार इंटू जेड बार का होल स्क्वायर प्लस जेड बार प्लस अल्फा इक्वल टू 0। बट क्वेश्चन कुछ मालूम है क्या? जेड इस क्या है? रियल, तो जेड बार जेड होगा, तो ये कैसा दिखेगा? अल्फा बार रखोगे रे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ कह रहा है अल्फा क्या है? कॉम्प्लेक्स, तो इसलिए वो रहेगा। हाँ, तो अल्फा बार जेड स्क्वायर प्लस जेड बार भी जेड हो जाएगा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। मतलब तुम्हें दो रिलेशन मिला। देयरफॉर पहला रिलेशन तुमको मिला अल्फा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस अल्फा बार इक्वल टू 0। दूसरा रिलेशन तुम्हें मिला अल्फा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस अल्फा इक्वल टू 0। सॉरी, तो अब क्या करें? तो अब इसमें दो तीन चीज कर सकते हो। तुम एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे एलिमिनेट करोगे? एलिमिनेशन के बहुत अलग अलग तरीका है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। एक हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था कि जेड स्क्वायर के साथ अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब जेड स्क्वायर के साथ जब तुम, जो डिटर्मिनेंट वाला केस था, जेड स्क्वायर के साथ जब लोगे तो ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास अल्फा माइनस अल्फा बार। अब जेड के साथ क्या लोगे? जेड के साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा बार का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय क्या? ये और ये अल्फा माइनस अल्फा बार, वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे सब में तो एक चीज कैंसिल हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू जेड बाय अल्फा बार प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 या माइनस 1। अल्फा बार माइनस, ये माइनस है, माइनस जेड। तो क्या फायदा? फायदा ये हुआ कि जेड स्क्वायर का वैल्यू 1 है और जेड का वैल्यू माइनस अल्फा बार है। तो ये वाला वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस अल्फा बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बोलोगे क्या आया इससे? अल्फा प्लस अल्फा बार का वैल्यू क्या आ गया बोलो? +-1। +-1। तो ऑप्शन देखते हैं। अल्फा, ये भी AC पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रियल रूट इज 1, ये भी सही है। क्यों? जो रूट है वो जेड स्क्वायर है, तो अगर जेड स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो मॉड जेड का वैल्यू क्या होगा? 1। किसी को कहीं भी डाउट है तो बोलोगे रे मैं प्लीज, हाँ, क्योंकि लिखना है तो लिख लो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। मैं तुम और एक काम कर सकते थे सर, क्या जेड को x ले लेते और अल्फा को a प्लस आई बी लिख के पुटअप करके कंपेयर कर देते, ये इससे भी आता। हाँ, ये तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, जो मैं ऊपर कर रहा था इससे भी, पर ये एक स्टैंडर्ड ट्रिक है सॉल्व करने का, इसलिए ये दिखा रहा हूँ। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। सर बोलते जाओ। सर हमने कंजुगेट क्यों लिया? नॉर्मली मैंने तो कहा ना, जब रियल, यहाँ पे एक एल्गोरिथम दिया ना, जब ऐसा रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है तो थिंक अबाउट कॉन्जुगेट, क्योंकि ऊपर थ्योरी दिया था ना। ओ हाँ सर, ठीक है। ठीक है, इस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यही एक रूल है रे, जेड इक्वल टू एक्स लेके भी कर सकते थे। हाँ, मगर जब तुम रियल और इमेजिनरी देखते हो तो थिंक, वैसे ही तो सीखोगे ना रे, जब अलग अलग चीजें सिखाऊंगा तो। सर नीचे दिखाइए। चलूं आगे? नो सर, थोड़ा बाकी है। सर हो गया। तो चलो, मॉड्यूलस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिया था कि मॉड जेड स्क्वायर जो होता है वो जेड इंटू जेड बार होता है। तो कई बार इसका यूज प्रॉब्लम, इफ mod z1 is equal to 1, mod z2 is equal to 2, mod z3 is equal to 3, and mod of 9 of z1 z2 plus 4 of z1 z3 plus z2 z3 is equal to 12, then mod of z1
plus Z2 plus Z3 is equal to option number A1, option number B4, option number C2, option number D3. ठीक है, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, हाँ, कि मॉड जेड स्क्वायर करने से जो ये लिख सकते हो सॉल्यूशन। मगर तुम्हें थोड़ा ऑब्जर्व भी करना होगा रे, थोड़ा तुम्हें ऑब्जर्व भी करना होगा। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 Z1 Z2 प्लस 4 Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 इज इक्वल टू 12। अब देखो, मैं फिर से कह रहा हूं ऑब्जर्व। हाँ, मॉड Z3 3 है और यहाँ पे 9 दिया हुआ है, कुछ कर सकते हो? मॉड Z3 3 है तो स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा? mod z3 square is equals 9. मॉड Z3 स्क्वायर। अब 9 के बदले तब क्या लिख सकता हूँ? 9 इज इक्वल टू Z3 इंटू क्या? Z3 into Z3 bar. Z3 ये into Z3. ये बस खेला खत्म, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फिनिश फिनिश क्वेश्चन। तुम नहीं मानते हो, देखो तो 9 के बदले मैं लिख सकता हूं, पहले 9 लिखता हूं, ठीक है, 9 के बदले तो समझ में आ गया। 4 के बदले क्या लिखोगे? Z2 bar. मगर यहां पे क्या करूं? इस वाले में जो फंस रहा हूं, यहां क्या करूं? Z1 Z1 into Z. क्योंकि 1 है तो इसलिए मैं इसे 1 स्क्वायर डाल सकता हूं। ये थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते तो तुम बोलते सर खेला ही खत्म। 9 के बदले क्या लिख सकते हो? Z3 इंटू कितना? किसी को भी डाउट है तो बोलेगा रे। 4 के बदले क्या लिख सकते हो? Z2 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z3, और 1 के बदले क्या लिख सकते हो? मतलब देखो, मैंने इसलिए पहले कुछ पास्ट ईयर के जेई मेंस, एडवांस, केवीपीआई सबके सम्स करवा दिए हैं। हाँ, उसके बाद अब तुम्हें घर में करना होगा। हाँ, अब घर में बैठ के अगर नहीं करोगे, तुम्हें हर समय जरूरत होगा कि जब पेरेंट्स तुम्हें पढ़ने के लिए बोलते हो तभी पढ़ने के लिए बैठोगे, तब फायदा नहीं है, तब रिजल्ट नहीं दोगे रे। तुम्हारे अंदर होना पड़ेगा। मतलब तुम्हें सुबह उठते वक्त भी तुम्हें जेई बोलना होगा, रात को सोते वक्त भी जेई बोल के सोना होगा। भले तुम हर समय नहीं पढ़ते हो, मगर तुम्हारा ब्रेन हर समय वही काम करेगा कि मैं कैसे पढ़ूं कि मैं वहां पे जा पाऊं। Z1 Z2 Z3 अगर कॉमन लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? Z3 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार इज इक्वल टू 12। तो दिस इंप्लाइज क्या? मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z3 और मॉड ऑफ सबको अलग अलग कर रहा हूं। हाँ, Z3 बार इक्वल टू 12। मॉड Z1 कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में 1, मॉड Z2 कुछ दिया हुआ था 2, मगर मैं जानता हूं मैं मॉड Z बार लिखूं या मॉड Z बार बराबर है, इसलिए इसे क्या कर सकता हूं? mod of Z1 Z2 Z3. मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 12। डिवाइड कर देता हूं तो क्या मिला? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, 12/6 इज इक्वल टू 2। ऑप्शन में 2 है। हाँ, खेला खत्म। और क्वेश्चन लिखने का टाइम दिया था ना? मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में दिया था। चलिए, मतलब मेरा ये नहीं कहना है कि तुम इतने सुंदर स्टूडेंट हो जाओ कि जब पेरेंट्स तुम्हें बोलते हैं तभी मतलब हर समय खुद ही पढ़ो, मगर ये होना इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अगर तुम्हें पढ़ने के लिए बोले तो तुम पेरेंट्स को बुरा मत मानो। कई स्टूडेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स को बुरा मानने लगते हैं। हर तरीका पढ़ने के लिए हर समय बोलता है, ये क्या हर समय बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, हर समय पढ़ना होगा मुझे? नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल भी है नहीं क्या? फेसबुक वाला बंदा जो है वो उसने कॉलेज पूरा नहीं किया, फलाने ने नहीं किया। अली बाबा वाला जो बंदा है वो कभी कभी उसने भी पूरा नहीं किया। तो अगर इन लोगों ने पूरा नहीं किया तो मैं क्यों पढ़ूं? एकदम सही बात है। चलो आगे चलते हैं। आगे चलूं? No, sir.
सर हो गया। चलो आगे चल रहा हूं। तो लास्ट दो सम थोड़ा सा डिफिकल्ट सम था, टिपिकल सम था तुम बोलोगे, तो एक ब्रीथिंग सम करवाता हूं कि हाँ चलो ठीक है सर, ये ठीक है। इफ mod z इक्वल टू 3, 9 प्लस जेड वाई 1 प्लस जेड बार इज इक्वल टू, ये खुद निकाल के बोलोगे आंसर क्या आया? डी ऑप्शन मुझे नहीं पता, फोटो सर ए। आ गया? क्यों, क्या कर सकते हो? 9 के बदले क्या लिख सकते हो? जेड जेड बार। mod z अगर 3 है तो z इंटू जेड बार तो 9 हो जाएगा ना, तो z इंटू जेड बार प्लस z डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस जेड बार, तो क्या z कॉमन निकलोगे तो z पर बाय 1 प्लस जेड बार कैंसिल, आंसर z हो गया। किसी को लिखना है तो लिख लो। चलो आगे चलूं। Sometimes we use modulus to solve the equation. इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कभी कभी मॉडुलस चाहिए। प्रॉब्लम, लेट जेड के इज इक्वल टू 0 1 2, नहीं इसे अभी नहीं कराऊंगा, इसे एनेथ रूट ऑफ यूनिटी में कराऊंगा, वो ज्यादा बेटर है। ये सम को अभी नहीं करवाऊंगा, इसे एनेथ रूट ऑफ, 2 मिनट रुको, आज अननेसेसरी उसमें नहीं जाता। प्रॉब्लम, use of 2D, the area of triangle with vertices z, iz and z plus iz is 50, then mod z is equal to, option number A 0, B 5, C 10, D 15। सॉल्यूशन, सर z के बाद क्या है? iz, बीच में कॉमा। हाँ तीन वर्टाइसेस दिया हुआ है। चलो, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस z, iz एंड z प्लस z बार इज 50। ये पूरा 2D का सम है। मतलब मेरा कहना है कि तुम्हें चाहिए क्या, z को अगर तुम x प्लस आई वाई ले लेते हो तो पॉइंट क्या मिला तुम्हें, x कॉमा वाई, तो आई जेड क्या होगा, आई स्क्वायर तो माइनस वाई प्लस आई एक्स, तब क्यू पॉइंट क्या मिला माइनस वाई कॉमा एक्स, और जेड प्लस आई जेड क्या हो जाएगा x माइनस आई प्लस आई टाइम्स ऑफ क्या x प्लस आई, r क्या हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा कहना है कि तुम्हें इस ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है और तुम्हें निकालना क्या है, तब बोलो mod z। mod z का मतलब क्या हुआ, तुम्हें अगर mod z निकालना है मतलब निकालना क्या, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो निकाल लो ना। अरे इसका एरिया दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ मॉड ऑफ एक्स के साथ एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस वाई के साथ, अरे वो फॉर्मूला क्लास 10th वाला,
और तुम बोलोगे सर 10th वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, आप भी अजीब हो, आपको डिटर्मिनेंट मालूम नहीं है, हम डिटर्मिनेंट जानते हैं। ओ ठीक है, तो डिटर्मिनेंट वाला ही लगा देता हूँ मॉड। तो ये x(y1), ये -y(x1) और ये, तो अब मैं आगे छोड़ रहा हूँ, इससे x² + y² का एक वैल्यू आ जाएगा, खेला खत्म। वो तुम लोग खुद निकाल पाओगे, लिखना है तो लिख लो। चलो आगे चलूं। दो मिनट रुको। चलो लास्ट सम मॉडुलस का, उसके बाद आर्गुमेंट में जाऊंगा। तो अभी मतलब जो हम लोगों ने देखा था प्योरली रियल होने से, प्योरली इमेजिनरी होने से, प्रॉब्लम इफ mod of z1 equal to mod of z2 is equal to 1 and z1 z2 is not equal to -1, prove that z1 plus z2 by 1 plus z1 z2 is purely real. सॉल्यूशन सम लिखना है तो लिख लो। तो ये बड़ा, इसे कैपिटल जेड मान रहा हूं, ये कैपिटल जेड है, और इसे मुझे प्योरली रियल बनाना है। तो अगर ये जेड है तो जेड बार क्या होगा? अब तुम बोलोगे सर क्यों जेड बार लिए, कुछ याद है? प्योरली रियल के लिए कोई कंडीशन था? कंजुगेट कॉन्जुगेट लेके इज इक्वल टू जेड। अब z1 बार का क्या करूं? क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है ना, मॉड z1 1 है, तो स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा? मतलब सॉरी, जे स्क्वायर नहीं, ये मॉड z1 स्क्वायर करूंगा तो बार इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या z1 बार का वैल्यू आ गया। तुम बोलोगे सर आपने ये क्यों सोचा? ये z1 z2 के टर्म में है ना, मुझे इसके टर्म में लाने का मन है, तो मैं z1 बार के बदले क्या लिख सकता हूं तब? 1/z1। तो वैसे ही z2 बार के बदले क्या लिख सकता हूं? क्योंकि मॉड z2 भी तो 1 है ना रे, मॉड z1 मॉड z2 दोनों ही 1 है, तो इसलिए क्योंकि मॉड z2 भी 1 है तो z2 इंटू z2 बार भी 1 होगा, तो z2 बार के बदले 1/z2 डिवाइडेड बाय क्या, 1 + z1 के बदले 1/z1, z2 के बदले 1/z2। तो अगर एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा? z2 + z1 बाय क्या, z1 z2 + 1। क्या ये और ये एग्जैक्टली सेम नहीं है? हाँ सर। हाँ सर
ये और ये एग्जैक्टली सेम हो गया, तो इसलिए क्या मिला, इज इक्वल टू जेड। तो अगर तुम्हें जेड बार इज इक्वल टू जेड मिला तो क्या बोलोगे? जेड इज प्योरली रियल। तो समझ में आया। तो मैंने 2 सम कराया, प्योरली रियल वाले में देखा कि कॉन्जुगेट के टर्म में सोचो, तो ये एक ट्रिक है। मतलब इससे पहले वाले सम में जो मैंने कराया था वो ऐसे ही नहीं करवाया था। दिस इज अ स्टैंडर्ड ट्रिक। लिखना है तो लिख लो, फिर आर्गुमेंट में आते हैं। एक मिनट का टाइम दे। चलो आगे। सर लाइन नंबर 18 में आपने क्या लिखा? ये तो जेड ही हो गया ना। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर। चलो, तो आज ज्यादा तो टाइम अब मेरे पास नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में भी कराऊंगा। तो आर्गुमेंट को मैं थोड़ा बोर्ड लेवल से शुरू कर रहा हूँ। हाँ, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैं अब फिक्स कर दे रहा हूँ कि मेरा आर्गुमेंट जो है वो माइनस पाई से लेके पाई तक होगा। मैं फिक्स कर रहा हूँ, वरना फिर मैं बार बार 2 चीज नहीं कर पाऊंगा। तो आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो जेड अगर x प्लस आई वाई है, तो सबसे पहले एक ऑक्सिलरी एंगल निकालो। ऑक्सिलरी एंगल का मतलब होता है tan अल्फा मॉड y बाय एक्स। मतलब ये मत देखो मैं कौन से कोऑर्डिनेट में हूं, अल्फा मगर हर समय फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेना। उसके बाद चेक क्वाड्रेंट ऑफ x, क्वाड्रेंट ऑफ z, वो तो चेक कर लोगे तुम। अगर x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तो ऊपर वाला, अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो ये, अगर x नेगेटिव है y नेगेटिव है तो ये, और अगर x भी पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो ये। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करूंगा तब मेरा आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो डायरेक्टली अल्फा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा जानते हो यार, इनवर्स में करवाया तो था, कोई बोलेगा? सेकंड में क्या होगा? y by ऑक्सिलरी minus x। तो अल्फा तुमने निकाल लिया, पाई पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा बोला था मगर यहाँ नहीं, यहाँ पे होगा माइनस पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा और प्लस पाई। और पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस अल्फा कब? अगर मैं आर्गुमेंट किसके बीच में बोलता हूं, 0 से लेके 360 डिग्री। और माइनस पाई प्लस अल्फा कब? जब आर्गुमेंट किसके बीच में, माइनस 180 से 180। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में तब क्या होगा माइनस आर्गुमेंट जेड? तो आर्गुमेंट ऑफ जेड 2 दे सकता है, या तो माइनस अल्फा और ये 2 पाई था तो 2 पाई से कम 2 पाई माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। ये तो बोर्ड लेवल का सम है। हाँ, तो मैं एक और बता भी देता हूं, जैसे -1 माइनस आई का निकालना है तो सबसे पहले तुम ऑक्सिलरी एंगल tan अल्फा निकालो। मॉड ऑफ x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू -1 है, y बाय x 1 है, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू π/4। x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसलिए मैं अगर आर्गुमेंट ऑफ z बोलूंगा तो ये -π प्लस अल्फा हो जाएगा, मतलब -π प्लस π/4, मतलब -3π/4। किसी को लिखना है तो लिख लो, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझ में आया? तो होप करता हूं कि नेक्स्ट क्लास का मोटिवेशन मैंने तुम लोग को दिया होगा कि क्यों आओगे। हालांकि इतना आसान नहीं है अभी, क्योंकि तुम्हें बोर्ड लेवल दिख रहा होगा। तो जो लोग
हिम्मत रख रहे हैं आने के लिए वो आएंगे, और मैं चाहता हूं कि वो हिम्मत सबके पास रहे। साथ में प्रोबेबिलिटी का एक 13.1 मैंने अपलोड कर दिया है। मेरे ख्याल में 3 या 4 एक्सरसाइजेस हैं। सर थोड़ा सा हाँ नीचे कीजिए। हाँ, चलो सर 0 से 360 होने से 2 पाई माइनस अल्फा होगा ना क्वाड्रेंट 4 में। हाँ चलो आगे। नो सर। तो यहाँ पे 5π/4 भी होगा ना आंसर? हाँ वो डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है। हाँ आगे चलूं? तो चलो, तो हमने देखा कि अगर z x प्लस आई वाई है तो उसका दो चीज मिलता है। एक था r, जिसे हम मॉडुलस कहते थे, जो कभी भी नेगेटिव नहीं होता था। r हर समय पॉजिटिव होगा, जीरो भी हो सकता है, जीरो एक ही टाइम में पॉसिबल है जब नंबर जीरो होता है। और आर्गुमेंट ऑफ z हम लोगों ने देखा, ये अगर थीटा निकला तब तुम x को r cos थीटा लिख सकते हो और y को r sin थीटा लिख सकते हो। इससे तुम z का अगर वैल्यू लिखोगे तो x प्लस आई वाई को तुम r अगर कॉमन लेते हो तो ये cos थीटा, x प्लस आई वाई, ये तुमने ऊपर भी लिखा था मुझे मालूम है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा। इसे तुम कार्टेशियन फॉर्म कहते हो, इसे तुम पोलर फॉर्म कहते हो। और एक फॉर्म है जिसे यूलर्स फॉर्म कहते हैं। इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं, मगर इसका तुम्हें जरूरत पड़ता है। e का एक्सपेंशन अगर लिखोगे तो e टू द पावर आई थीटा जो होता है वो cos थीटा प्लस आई sin थीटा है। इसका प्रूफ कोर्स में नहीं है, इसलिए प्रूफ को स्किप कर रहा हूं। इसलिए z को और कुछ लिख सकता हूं, r इंटू ई टू द पावर आई थीटा। जब ऐसा लिखूंगा तो ये यूलर्स फॉर्म होगा। मतलब ऊपर वाले को अगर मैं लिखना चाहूं, जैसे ये मेरे पास ऊपर मैंने देखा था कि z का वैल्यू मुझे -1 माइनस आई मिला, तो r का वैल्यू 2 मिलेगा √2। तुमने अभी थीटा का वैल्यू देखा था -3π/4 मिला था। तो अलग अलग तरीके से अगर लिखना चाहोगे तो ये √2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ -3π/4 प्लस आई ऑफ साइन ऑफ -3π/4, ये पोलर फॉर्म है। और इसका यूलर फॉर्म क्या होगा? √2 e टू द पावर आई इंटू आर्गुमेंट -3π/4। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। अब हम उस चीज में आ रहे हैं ना जो हम लोग ने बोर्ड लेवल में नहीं किया था। तो नेक्स्ट क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट से शुरू करूंगा। हाँ तो तब समझ भी करवाऊंगा, बेटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तुम लोग बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखोगे। हाँ नेक्स्ट क्लास केवल थ्योरी ही करवाऊंगा,
उस प्रॉब्लम कम होगा, नेक्स्ट क्लास थ्योरी ही केवल करवाऊंगा। चलो तो एक बार ये काउंसिल का प्रीबोर्ड कब है, कुछ पता चला? कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं अभी तक। ठीक है चलो फिर, चलो ठीक है निकलते हैं फिर। डाउट्स है तो कल रात को 8:30 बजे। हाँ बोल। सर मैंने एक मैसेज किया था आपको, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन था। ठीक है मैं देखता हूँ एक बार, ठीक है मैं बता दूं। हाँ कौन सा क्वेश्चन था? सर वो एक 25 इसे चेस सॉल्व करके, ठीक है सॉल्व करके भेज देता हूँ, ठीक है। सर, और एक जो है उसमें मैंने मतलब किया था लेकिन आया नहीं। मुझे भेज देगा सॉल्यूशन? हाँ सर। ठीक है चलिए मैं सॉल्व करके भेज दूंगा इसको, ठीक है चल। ठीक है चलो।